में इंटरप्ट हो गया था, तो वहीं से आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे आप आखिर लोगे डी तो कौन सा वाला डी लोगे। तो देखो आपके पास डी बहुत सारे होते हैं, मतलब 5 होते हैं। dz² ही क्यों लिया जा रहा है उसका भी एक लॉजिकल रीज़न है, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें कम शब्दों में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए और कुछ नहीं। देखो एस का तो कोई एक्सिस नहीं होता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को तुम जहाँ देखो जैसे देखो वो वहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यानी कि एस को तुम बोलोगे तेरे इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे हैं, बोलेगा हाँ है। वाई वाला बोलेगा हाँ है। जेड पे है, हाँ है। तो एस की एक टेंशन नहीं है। बट आपके पास पी एक्स और पी वाई है, ठीक है। अगर मैं ये मान कर चलूँ, अगर मैं ये अज्यूम करके चलूँ कि मैं अपना प्लेन एक्स वाई कंसिडर कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने अज्यूम बोला है, ठीक है, कि अगर मैं मान कर चलूँ कि मैं एक्स वाई प्लेन पर एस ऑर्बिटल को रख रही हूँ, मैं अपने एस ऑर्बिटल को किस प्लेन में रख रही हूँ, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में अगर मैं उसको रखूँगी तो पी एक्स और पी वाई भी तो उसी प्लेन में आ जाएंगे, लेकिन जो जेड होगा वो कहाँ आएगा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है तो दूसरा वाला भी तो मुझे परपेंडिकुलर ही चाहिए होगा, ठीक है, पांचवा वाला भी मुझे परपेंडिकुलर ही चाहिए होगा। तो इसीलिए हमने उस z के साथ, ताकि एक दूसरा परपेंडिकुलर मन पाए कि ले मैं भी एक दूसरा परपेंडिकुलर हूँ, तो इसीलिए वो दूसरा परपेंडिकुलर हमने किसको लिया, dz² को, क्योंकि दोनों ही z एक्सिस वाले हैं ना, तभी तो वो अपना अच्छे से सेम एनर्जी लेवल के होने चाहिए, बराबर। तो ये देयरफॉर ये dz² लेते हैं अगर प्लेन एक्स वाई लिया गया है तो, ठीक है। अगर तुम प्लेन को मान लेते हैं, जस्ट अज्यूम की इस तरीके से कर देते वाई जेड, ठीक है, तो दिक्कत क्या आती, तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन होता, एक्स वाला होता। क्या डी में कोई परपेंडिकुलर एक्स वाला है? अब तुम बोलोगे एक्स वाई वाला, मूर्खों वो प्लेन का है। पर एक्सिस एक्सिस वाले तो दो ही होते हैं, या तो dz² वाला होता है या तो dx² माइनस y² वाला होता है। फिर इसीलिए इसमें क्या लिया जाता है, dz² लिया जाता है, ठीक है। तो आप dsp3 हाइब्रिडाइजेशन लो कि sp3d दोनों में यही होगा। अच्छा, आगे डी और पीछे डी लिखने से क्या होता है, वैसे तो ये वाली चीज़ हम लोग 12th में पढ़ेंगे, स्पेशली ये वाला पार्ट हम लोगों के 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होता है, बट फिलहाल के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। कौन सी होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गई आप लोगों की एक। अब इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें लेते हो, टोटल आपको 6 लेना है। 6 में एक S लोगे, ठीक है, आप उसमें P लोगे, तो P तो तीनों ही लेने बोल रहा है वो, तो उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं छोड़ रहा है तुम्हारे पास, तो PX भी लेना है, PY भी लेना है, PZ भी लेना है। अच्छा, D इसमें क्या लोगे, अब वो हमें सोचना है। अब क्योंकि D यहाँ पे 2 लेने हैं ना, तो आप D कौन सा लोगे वो आप सोचिए ज़रा, आपको कौन सा D लेना है, दिमाग लगा के, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, वो एक छोटी सी चीज़ तुम्हें बस सोचनी थी और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे जो डी लिया जाएगा वो z² लिया जाएगा, और एक और डी लिया जाएगा, वो भी कौन सा लिया जाएगा, x² माइनस y²। इन दोनों को ही मैं क्यों ले रही हूँ, एक्स वाई वाई जेड या एक्स जेड वाला क्यों नहीं, क्योंकि वो अलोंग द प्लेन वाले लोग हैं, उनके ऑर्बिटल अलोंग द प्लेन लाई करते हैं, और इनके ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। और अलोंग द एक्सिस वाले ही लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो पी एक्स पी वाई पी जेड लिए जा रहे हैं ये भी अलोंग द एक्सिस वाले ही लोग हैं, ठीक है। देयरफॉर ये इस तरीके से। अब z² तो क्योंकि ऊपर मैं ले ही चुकी थी, इसीलिए यहाँ पे x² माइनस y² भी आ जाएगा। अब होता क्या है, जैसे ऊपर वाले केस में ये 3 लोग प्लेन फॉर्म करते, ये 3 लोग क्या करते, प्लेन फॉर्म करते, कैसी, ट्रायंगल शेप की एक प्लेन फॉर्म करते। और ये जो py और जो dz² है ये ऊपर रहते और नीचे रहते, ये दोनों क्या करते, परपेंडिकुलर रहते, ये दोनों बेचारे क्या होते, प्लेन के परपेंडिकुलर होते। तो यहाँ पे भी तो आपका क्रिएट होगा प्लेन, तो यहाँ पे अभी कौन लोग आपका प्लेन बनाएंगे, आपके ये लोग प्लेन बनाएंगे। मैं उनको इस तरीके से पर्पल कलर से मार्क कर रही हूँ, S बनाएगा प्लेन, PX बनाएगा प्लेन, Y बनाएगा प्लेन, और dx² माइनस y² बनाएगा प्लेन। क्योंकि प्लेन हम XY कंसिडर कर रहे हैं तो dx² माइनस y² को भी XY के प्लेन में ही रखना चाहिए। ये 4 पर्पल वाले लोग
ये 4 पर्पल वाले लोग आप लोगों का क्या फॉर्म करेंगे, प्लेन फॉर्म करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, प्लेन फॉर्म करेंगे। कौन सा प्लेन, 4 लोग अगर प्लेन फॉर्म करेंगे तो प्लेन कैसा दिखेगा, स्क्वायर शेप का दिखेगा। कैसा दिखेगा, स्क्वायर शेप का। अब जो बेचारे बच गए, कौन बच गए, ये दोनों बच गए। तो ये दोनों जो लोग हैं, ठीक है, ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों लोग आपके उस पर्टिकुलर प्लेन के कैसे रहेंगे, ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, एक ऊपर और आप लोगों का ये एक नीचे। तो पता होना चाहिए कौन परपेंडिकुलर है, कौन प्लेन बना रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों के पास एक नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। वो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3। अच्छा, वन मोर थिंग जो बताना भूल गई, sp3d2 लो या d2sp3 लो, आखिर पार्टिसिपेट आपका dz² ही करेगा और dz² ही अबोव मतलब रहेगा परपेंडिकुलर में। ठीक है, अब d2sp3 कैसे पहचानते हैं वो बता दिया जाएगा, लेकिन इसकी स्टडी कौन से क्लास में होगी, 12th क्लास। अब आते हैं sp3d3 में। इसमें आपको s चाहिए तो ये लो, आपने s ले लिया। आपने बोला p चाहिए, मैंने बोला लो px भी ले लो, py भी ले लो, pz भी ले लो, क्योंकि तीनों p चाहिए। और मैंने बोला d3 का मतलब बताओ क्या होता है, 3d चाहिए। अब 3d कौन से लें, डाउट, dz² तो लेना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। अच्छा, dx² - y² भी लेना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि xy प्लेन है ना हमारी। अगर हमारी xy प्लेन है तो उसमें x² - y² को क्यों छोड़ेंगे। अब बचता है आपके पास पांचवा। ये पांचवा आप क्या लोगे, अब आपके पास पांचवे में 3 ऑप्शंस हैं, तुम खुद सोचो। एक है dyz, एक है dxz और एक है dxy। अब तुम अपनी छोटी सी बुद्धि खुद लगाओ और तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें इन पांचों में से चूज करने को बोला जाए कि आप इसमें से किसको चूज करोगे, तो कोई भी महान प्राणी तुरंत मुंह खोल के बोलेगा कि इसमें मैं dxy को चूज करूंगा, क्योंकि मेरा प्लेन ही xy है। yz प्लेन तो मेरे पास है ही नहीं। एक अगर नया प्लेन बनाऊंगा तो नया प्लेन के हिसाब से एक नया शेप बनेगा। शेप आ चुकी है आपके पास, अब वो शेप आई कैसी है, कौन सी चीज़ों को मिक्स करके आई है, वो हम बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो शेप कैसी है, नीचे प्लेनर है, प्लेन के ऊपर में 2 परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बनाने का कार्य इन लोगों ने संभाला है, तो प्लेन बनाने का काम किसने संभाला होगा, इन दोनों ने प्लेन बनाने का काम संभाला होगा, इन लोगों ने प्लेन बनाने का काम संभाला होगा। अब प्लेन में x और y है, तो इसीलिए इन दोनों को भी हम लेंगे और ये लोग भी प्लेन बनाएंगे। yz लोगे तो yz एक डिफरेंट प्लेन होता है, और डिफरेंट प्लेन पर अगर वो एटम लाई कर रहा होता तो आपको पहले ही ऊपर बता दिया जाता कि एक फर्स्ट प्लेन, ये देखो सेकंड प्लेन, और एक और परपेंडिकुलर, एक और परपेंडिकुलर। ऐसा तो मैंने तुम्हें बोला ही नहीं। जैसे तुम्हारी किताब है, किताब में 2 प्लेन्स होते हैं ना, अगर तुम किताब को ऐसे खोल के रख लो, या ऐसे जैसे लैपटॉप को अपन खोलते हैं, ये ऐसा रहता है ओपन होने के बाद, ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। मतलब प्लेन एक ही है, और अगर प्लेन एक ही है इसका मतलब वहाँ पे ज़रूर xy लिया गया होगा, yz या xz नहीं लिया हो गया होगा। ठीक है, बराबर, बस ख़त्म। ये इतनी हमारी कहानी। तो मैं चीज़ों को ना स्प्लिट कर करके बता रही हूँ काफ़ी, और उसके बाद ताकि चीज़ें समझ में आए थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे। अच्छा, अब आते हैं वापस से हम हमारे नोट्स में। कहाँ है नोट्स, नोट्स 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 नोट्स, ये रही हमारी नोट्स। देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पढ़ाए हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में सारे बॉन्ड्स, मतलब जितने भी वहाँ सिग्मा बॉन्ड्स बने होंगे, सब एक प्रकार के होते हैं। sp2 तुम्हें पढ़ाए, उसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं सबरे बॉन्ड एक प्रकार के होते हैं। sp3 पढ़ाए, वहाँ 4 बॉन्ड होते हैं आइडियली, और चारों बॉन्ड आप लोगों के सेम प्रकार के होते हैं। लेकिन sp3d जब आप पढ़ो तो आपके कान, या sp3d वर्ड जब आप सुनो तब आपके जो कान है वो एकदम अलर्ट मोड में चले जाने चाहिए, डॉगी के समान। sp3d आपकी वो हाइब्रिडाइजेशन है जिस हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को 2 प्रकार के बॉन्ड स्टडी करने पड़ते हैं। क्यों उसमें 2 प्रकार के बॉन्ड स्टडी करने पड़ते हैं, रीज़न, क्योंकि इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे से ट्रायंगल शेप का दिखता है, मतलब उसका पास ट्रायंगुलर प्लेन होता है, और उसके पास उस ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर और नीचे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं। अब आपको लगेगा अरे ऐसा तो फिर sp3d2 में भी होता है, उसमें ऐसा क्यों नहीं, तो वो इसीलिए क्योंकि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में वो नीचे का स्क्वायर होता है और उसके सारे एंगल 90 के, और जो परपेंडिकुलर है उसके एंगल भी 90 डिग्री के, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड एंगल्स
ठीक है, आपको डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स वाला केस आपको सिर्फ दो ही जगह दिखेगा। ठीक है, डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स वाला केस आपको दो ही जगह दिखेगा। पहला, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और दूसरा जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है। sp3d3 में दो प्रकार के बॉन्ड एंगल होते हैं, क्योंकि पेंटागन की वजह से 72 और परपेंडिकुलर की वजह से 90, और sp3 में डी में आपका ट्रायंगल की वजह से 120 और परपेंडिकुलर की वजह से 90। ठीक है, और sp3d3 में क्या होगा, आपका एक पेंटागन होगा और पेंटागन के भी परपेंडिकुलर चीज़ें होंगी, और अबोव द प्लेन और कैसे आप लोगों के बिलो द प्लेन। बराबर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ या एक सबसे ज़रूरी सूचना, वो ज़रूरी सूचना ये है, व्हेन यू आर डीलिंग विथ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, देन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें आप लोगों की परपेंडिकुलर होती हैं अबोव द प्लेन, ठीक है, जो चीज़ें आप लोगों की परपेंडिकुलर होती हैं, वो परपेंडिकुलर चीज़ों को आप कुछ तो बोलोगे, मतलब कुछ नाम दोगे, कुछ तो उनका जवाब होगा, कुछ तो उन्हें कहोगे। क्या कहोगे आप उन परपेंडिकुलर चीज़ों को, बताओ। आप उन्हें ये कहोगे, दो नाम होते हैं यहाँ पे, एक होती है इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है, एक होती है आप लोगों की इक्विटोरियल पोजीशन, और दूसरी होती है आपकी एक्सियल पोजीशन। तो जो परपेंडिकुलर पोजीशंस होती हैं, उन परपेंडिकुलर पोजीशंस को एक्सियल कहा जाता है, और जो प्लेनर पोजीशंस होती हैं, उन प्लेनर पोजीशंस को इक्विटोरियल कहा जाता है। समझ रहे हो? तो यानी कि अगर यहाँ पे एक एटम ए है और अगर यहाँ पे एक एटम ए है, तो ये कहलाएंगी एक्सियल पोजीशंस, और अगर यहाँ पे ये तीन एटम है तो ये कहलाएंगे आपके इक्विटोरियल। सेम आपके sp3d3 में भी ये चीज़ है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। उसके बाद इसी के थ्रू हम लोग आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक बन रहा है एक्सियल बॉन्ड और एक बन रहा है आपका इक्विटोरियल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड लेंथ भी तो डिफरेंट होगी ना। अच्छा, अब एक डाउट भेजा था मुझे तुम में से कि बॉन्ड लेंथ कैसे नापते हैं। यार, बॉन्ड लेंथ नापने के लिए कोई स्केल नहीं होती, वो आप पूरा मशीन्स वगैरह के थ्रू, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह के थ्रू आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, वो अपने पार्ट का सिलेबस नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर होता तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे बेस्ट लगती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे इजी होती है, और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे बेस्ट होती है। इवन काफ़ी लॉजिकल होती है। जिनका खोपड़ी बहुत अच्छी चलती है ना, दिमाग एकदम सटासट ऑर्गेनिक जैसा तो नहीं, लॉजिकल जिनका चलता है थोड़ा बहुत भी, उनको NMR बड़ी पसंद आती है। और जिनका लॉजिकल नहीं चलता, उनको NMR के क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा गुस्सा आता है। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं बता दूं, ये मैंने खुद ने किए हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैंने किया है ये काम मेरे द्वारा, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसीलिए। ठीक है, तो देयरफॉर NMR बहुत अच्छा टॉपिक है, बट अपने इसमें है नहीं, ना ही मास अपने इसमें है। तो अपन पास जो है अपन उसके साथ काम करेंगे, जो है उसी में अच्छा करो, इधर उधर मुंह बिल्कुल मत मारो। ठीक है, अब देखो इसमें आपके पास क्योंकि दो प्रकार के क्या आ गए, बॉन्ड्स क्रिएट हो गए, है ना। क्योंकि दो प्रकार के बॉन्ड्स क्रिएट हुए हैं, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। देयरफॉर आप लोगों के पास दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होंगी, ठीक है। देयरफॉर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ आर देयर, आपके पास क्या होंगे, दो टाइप की क्या होंगी, बॉन्ड लेंथ्स विल बी देयर, दो टाइप की क्या होंगी, बॉन्ड लेंथ्स होंगी वहाँ पर। ठीक है, अब वो जो दो बॉन्ड लेंथ मतलब एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह के बीच का डिस्टेंस, सेंट्रल एटम से लेके बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस, फिलहाल आप ये मानकर चलो। ठीक है, फिलहाल आप अभी यही मानकर चलो कि ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अच्छा, तो दो डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ्स होंगी। अब मुझे कोई पूछेगा कि आपको अगर कोई कंपैरिजन करने बोले कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब एक्सियल वालों के बॉन्ड्स लंबे होंगे, कि जो आपकी इक्विटोरियल पोजीशन है उस इक्विटोरियल पोजीशन के बॉन्ड्स ज़्यादा लंबे होंगे, तो जो एक्सियल पोजीशंस होती हैं उनके बॉन्ड्स कैसे होते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं लेंथ वाइज। ये ऑर्डर किसके वाइज में लिख रही हूँ, लेंथ वाइज। क्यों होता है इसका रीज़न भी जस्टिफाई कर दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल याद रखें कि ये आप लोगों को काफ़ी द्वारा पूछा जाता है। आपको कई बार ऐसा मॉलिक्यूल दे देगा, ये आपको मॉलिक्यूल बना के दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये लेट से ये x है, लेट से ये वाला डिस्टेंस y है, बताओ x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या है।
तो जिन लोगों को लगता है कि अरे ये तो हाइब्रिडाइजेशन में तो सभी बराबर होते हैं, वो x इक्वल टू वाई लिख देंगे, ठीक है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इसमें आप लोगों को सावधानी बरतनी है, ठीक है। एक्शियल बॉन्ड बड़े होते हैं आप लोगों के किससे, इक्वेटोरियल से। अब सोचो अगर कोई चीज़ लेंथ वाइज बड़ी है, मतलब बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी है, तो जितना लंबा बॉन्ड होता है वो उतना ही कमज़ोर होता है स्ट्रेंथ वाइज, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड की बात करूँ, ठीक है, आप क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड, ये अपन ने किसके बारे में बात की, बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जो चीज़ जितनी लंबी होती है वो उतनी कमज़ोर होती है। सो देयरफॉर एक्शियल बॉन्ड्स माना कि लंबे होते हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर बॉन्ड्स भी कौन से होते हैं, एक्शियल। मैं उसको ए भी लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और इसको मैं ई भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, तुम खुद सोचो कि उसको जब तोड़ने की बारी आएगी, जब उसको बॉन्ड एनर्जी देने की बारी आएगी, तो वो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा लेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसको लगेगी, ए बी को लगेगी, बराबर, ए बी को लगेगी। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, जैसे आपको PCl5 का एक स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पे हर कॉर्नर में क्या लगे, Cl लगे, इधर Cl इधर Cl, मैंने इसको बोला ABCDE, और मैं तुम्हें ऑप्शन दे दूंगी, यह ABCDE क्या है, ये आपकी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे ABCDE क्या है, ये ABCDE बॉन्ड लेंथ है, BL है। अब यहाँ से मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, ऑप्शन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ABCDE। पहला ऑप्शन आएगा A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू E, ज़्यादा लोगों का फेवरेट। तीसरा ऑप्शन आएगा A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D नॉट इक्वल टू E, ये एक ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया, A इक्वल टू B इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D नॉट इक्वल टू E, ये ऐसा आ गया। एक ऑप्शन मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया, A इक्वल टू B इक्वल टू C कॉमा D इक्वल टू E, बट आगे कुछ कंडीशंस लिख दी कि D इक्वल टू E नॉट इक्वल टू आप लोगों का क्या, ये A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये ऐसी कंडीशन में, या फिर यही एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया जाए, तो ये अपना सही होगा, ठीक है, बराबर, ये सही होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसके बारे में तो कमेंट किया ही नहीं गया है कि D और E आपस में इक्वल है कि नहीं है ना, बराबर, इसके बारे में तो कमेंट किया ही नहीं गया है। तो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जो थ्योरी होती हैं, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, क्वेश्चन कोई आसमान से प्रकट होकर नहीं टपकते नीचे। इवन ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जैसे PCl5 है, ठीक है, ये आप लोगों का PCl5 है, क्या ये PCl5 बताओ मैंने सही स्ट्रक्चर बनाया है। छोटे 10th क्लास के बच्चे को सिखाना हो तो मैं यही स्ट्रक्चर बनाऊँ, लेकिन तुम अब 11th के हो, 11th वालों को पता होना चाहिए 5 बॉन्ड्स को ऐसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अरेंज नहीं करते। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 5 बॉन्ड्स को ऐसे प्यार से अरेंज करते हैं, ये ऐसे। तो किस तरीके की अरेंजमेंट है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बोला आपको कि हीटिंग होगी। अब उसने पूछा बॉन्ड नंबर 1 टूटेगा, मतलब क्लोरीन नंबर 1 बाहर जाएगा कि क्लोरीन नंबर 2 बाहर जाएगा, लेट्स से उसने ऐसा पूछा, ये कोई भी एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, जाएगा कि नहीं जाएगा वो प्रैक्टिकल बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर रहे, जस्ट आई अज्यूम्ड कि एक क्लोरीन बाहर जा रहा है। इफ़ आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि कौन सा क्लोरीन बाहर जाएगा, तुम्हें डिसाइड करो, तो आप क्या बोलोगे, 1 वाला जाएगा, 2 वाला जाएगा, या ऑप्शन में दे दूंगी ऑल, मतलब दोनों जाएंगे, या डी ऑप्शन में दे दूंगी कि क्या कहते हैं आप लोगों का, क्या दिया जा सकता है डी ऑप्शन, जाने दो मेरे से भी डी ऑप्शन फ्रेम नहीं हो रहा है, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें मान लेते हैं कोई बोल देगा ऑल जाएंगे, दोनों ही जा सकते हैं, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों के निकलने की, लेट्स से इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है, जो कमज़ोर होता है वो पहले जाता है। तो कौन सा बॉन्ड कमज़ोर होता है, एज वी डिस्कस्ड अबोव, आपको पता होना चाहिए एक्शियल बॉन्ड्स जो होते हैं आप लोगों के कमज़ोर होते हैं। एक्शियल यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि 1 वाले जाने की के सबसे पहले जाने की प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद जो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है उसके जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये ऐसे, ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों को दे देंगे। अब बात आती है रीज़न की कि आखिर क्यों बॉन्ड लेंथ एक्शियल की ज़्यादा थी, बताओ, समझाओ। तो इसमें हमें ये देखना है, देखो होता कैसा है, इसका रीज़न है, आप चाहो तो याद रखो, नहीं चाहो तो चलेगा, मेरा कुछ नहीं चाहता। वो ये है कि आप लोगों के पास में क्या नाम था, क्या बता रही थी मैं, हाँ, ये जो एक्शियल बॉन्ड होते हैं, जैसे आपका ये सेंट्रल एटम है C, सेंट्रल एटम में 3 इक्वेटोरियल आप लोगों के होते हैं, और आप लोगों के पास ऊपर और नीचे में ये होते हैं एक्शियल होते हैं, बराबर, इस तरीके से।
अब होता कैसा है कि ये जो इक्विटोरियल वाले जो लोग हैं, ये जो इक्विटोरियल लोग हैं, ये इक्विटोरियल क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं रिपल्शन। इक्विटोरियल के जो एटम्स हैं, उन एटम्स के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस उनके खुद के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, इनडायरेक्टली क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं। किस पे ये रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं बताओ? ऑन एक्शियल वालों पर। अब एक्शियल वालों को रिपल्शन अच्छा तो नहीं लगेगा, अब उनको ये रिपल्शन पसंद तो नहीं आएगा यार। क्या कोई अगर तुम्हें रिपल्शन देगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हें कोई रिपल्शन लगा रहा है? तुम्हें भी अच्छा ना लगेगा कि यार तुम पे कोई रिपल्शन लगा रहा है। अगर मान लेते हैं कोई तो इंसान, तुम बस में ट्रैवल करो, तुम्हें बार बार धक्का मार रहा है, तुम क्या करोगे? तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, या तुम क्या करोगे? उठो और चले जाओ उसके पास से, उठकर बैठ कर अपनी कोई पोजीशन ही चेंज कर लो। तो वही डिसाइड करते हैं आपके इक्विटोरियल वाले। ठीक है, इक्विटोरियल वाले वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? मेरे पास देखो स्पेस थोड़ी सी कम है, तो मैं यहाँ पे कंजूसों के जैसे लिख लेती हूँ, तुम कंजूसों के जैसे कॉपी में मत लिखना। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन दे लेंथन देमसेल्फ। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या, अपने आप को ही क्या कर लेते हैं, बड़ा कर देते हैं। मिनिमाइज देयर रिपल्शन, वो एक दूसरे को, खुद को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दे इंक्रीज देयर लेंथ। ठीक है, वो उनसे ही दूर चले जाते हैं, दूर जाके बैठ जाते हैं, जा अब तेरा रिपल्शन हमें फील नहीं हो रहा। ठीक है, ये इंक्रीज देयर लेंथ, इसीलिए वो लंबे होते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा और क्या जानकारी देनी थी? हाँ, एक जानकारी और देनी थी, क्योंकि यहाँ पे वार्तालाप PCl5 के बारे में की गई है, तो तुम्हें एक वार्तालाप और बता दी जाए कि जो आपका PCl5 होता है, अगर मैं रियलिटी में PCl5 को डिकम्पोज करती हूँ, ठीक है, अगर मैं रियलिटी में PCl5 को डिकम्पोज करती हूँ, तो PCl5 के थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद PCl3 प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई, उस क्लोरीन गैस के प्रोड्यूस होने में जो Cl2 बाहर गया, वो कौन से दो क्लोरीन होते हैं? वो ये दो क्लोरीन होते हैं, ये वाले, ये दोनों पहले बाहर गए, वो तीनों नहीं टूटे। ठीक है, वो तीनों नहीं ना टूटे। कौन टूट गया? आपका ये वाला टूट गया। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया हम लोगों का एक पॉइंट। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, 2 मिनट, हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन। ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे मतलब सवाल क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस नहीं करते। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग, जितना अभी तक तुमने सुना है, तुम्हें ऐसा लगता होगा जो है सो है, फिक्स है तो फिक्स है। नहीं, आप उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कौन सी फिजिकल स्टेट में पा रहे हो, इस पे भी आप लोगों की क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहती हूँ, ये कहती हूँ, क्या नाम है आपका, sp3d। तो क्या sp3d की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा मतलब PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हमेशा आप लोगों की sp3d ही रहेगी क्या? डाउट नंबर 1। तो तुम बोलोगे यस, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वही रहेगी ना। अगर आप लोगों का PCl5, ठीक है, अगर आप लोगों का जो PCl5 है, अगर वो PCl5 आप लोगों का गैसियस स्टेट में है, ठीक है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। अगर आपने उसको सॉलिड स्टेट में कर दिया, ठीक है, अगर आपने उसको क्या कर दिया, सॉलिड स्टेट में कर दिया, तो सॉलिड स्टेट में कर देने से उसकी हाइब्रिडाइजेशन PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d नहीं रहेगी। ठीक है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स या कंबाइनिंग एटम्स का जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होता है कि कितनी क्लोज पैकिंग हम आपस में कर सकते हैं। और क्लोज पैकिंग करने के चक्कर में वो खुद को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी वजह से आपको ये वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, ये वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अभी उसमें मैं तुम्हें एक चार्ट बना कर दे रही हूँ, उस चार्ट को याद रखोगे। ठीक है, ये अलग से ऐसा नहीं बनाते, एक अच्छा सा चार्ट ही बना लेते हैं। रुको, देखो, 2 हेडिंग डाल देना, मस्त मस्त प्यारी प्यारी सी। ठीक है, सबसे पहला एक हेडिंग आ जाती है आप लोगों की मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरी हेडिंग आ जाएगी उसकी गैसियस स्टेट में अगर वो मॉलिक्यूल है तो, और दूसरी हेडिंग आ जाएगी अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो। ठीक है, अब इसमें मैं स्पेसिफिकली PCl5 या फिर कह सकते हो PX5 वालों पे ही मैं कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, मैं किस पे कमेंट कर रही हूँ, स्पेशली आपके P फॉर फॉस्फोरस और हेलोजन। तो पहला हमारे दिमाग में आता है सुनते बराबर PF5।
PCl5 से भी पहले हमारे दिमाग में किसका नाम आना चाहिए, PF5, क्योंकि पहली हेलोजन तो वही है। तो हम लोगों ने किसकी बात की, PF5 की बात की, ठीक है। अच्छा, अब PF5 अगर गैशियस स्टेट में होगा तो गैशियस स्टेट में PF5 आप लोगों को मतलब क्या शो करेगा, क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ये हम लोगों का पहला सवाल, ठीक है। तो चलते हैं PF5 के पास आप लोगों की हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए। तो हम पहुँचे तो हमने ये देखा कि जो आपका PF5 होता है, ये PF5 में आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन गैशियस स्टेट में आता है sp3d, ठीक है, बराबर कितना आता है आप लोगों का sp3d बराबर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर मान लेते हैं मैं सॉलिड स्टेट में होंगी, ठीक है, और अगर मैं सॉलिड स्टेट में होंगी तो सॉलिड स्टेट में भी इतना आएगा, क्या दिक्कत है, sp3d, अच्छी बात है। अब आगे PCl5 में आते हैं। PCl5 के बारे में आप क्या जानते हैं, PCl5 के बारे में हम जानते हैं कि PCl5 को जब आप गैशियस स्टेट में रखते हो तो गैशियस स्टेट में वो क्या रहता है, आप लोगों का sp3d ही रहता है। लेकिन जब आप PCl5 को सॉलिड स्टेट में देखोगे तो सॉलिड स्टेट में PCl5 ही नहीं रहता, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जो आपका PCl5 है उसके पास दो हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक होती है sp3, एक होती है sp3d2। वो इसीलिए क्योंकि सॉलिड स्टेट में आपका जो PCl5 है वो PCl क्या कहते हैं 4 पॉजिटिव के फॉर्मेट में रहता है और दूसरा PCl6 निगेटिव के फॉर्मेट में रहता है, दोनों मौजूद होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है PCl5 सॉलिड स्टेट में। तो PCl4 की वजह से ये और इसकी वजह से ये। अच्छा, अब अगर इसमें मैं बात करूँ PBr5 की तो ये लोग नॉर्मल है, ये लोग नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल है, PBr5 गैशियस स्टेट में sp3d, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये ऊपर वाले के जैसे दो दो हाइब्रिडाइजेशन नहीं देता, ये मात्र एक ही हाइब्रिडाइजेशन देता है, वो है sp3। क्यों ऐसा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसने किसकी वजह से दी, PBr4+ की वजह से दी। मतलब सॉलिड स्टेट में PBr5 किससे कंपोज हुआ है, PBr4+ से कंपोज हुआ है और Br नेगेटिव से कंपोज हुआ है। और Br नेगेटिव की तो कोई हाइब्रिडाइजेशन देखेगा नहीं क्योंकि सेंट्रल एटम उसके पास है नहीं, राइट। अच्छा, और जो P आप लोगों का क्या नाम है I5 है, वो भी सेम यही बिहेवियर शो करता है PBr3 के 5 के जैसे, sp3d इन गैशियस स्टेट, sp3 इन सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में sp3 क्यों है, बिकॉज ऑफ Pi4 पॉजिटिव और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का I निगेटिव की वजह से, बराबर, ठीक है, इसकी वजह से। और आप लोगों का जो PF5 है, अब PF5 को लेके मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बता रही हूँ, इसको यहीं पे लिख लेना, कहीं और मत लिखना। देखो, यूजुअली हमारा दिमाग ये चलता है कि PF5 चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चलो सॉलिड स्टेट पे तो बात ही नहीं करते अपन, गैशियस स्टेट पे बात करते हैं। तो गैशियस स्टेट में इतना तो हमें पता है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, बराबर, गैशियस स्टेट में। तो हमने क्या की, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज़ की। क्या यूज़ की, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। बहुत ही पुरानी टेक्निक है, ज़्यादा डेवलप नहीं थे उस वक्त हम लोग, तो ये वाली टेक्निक हम यूज़ किया करते थे। अब तो अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं और भी आ ही रही होंगी। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक को हमने क्या किया, यूज़ किया। जब आप इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक आपने यूज़ की, आपने ये पाया, आपने ये देखा कि आपकी मतलब ऑब्जर्वेशंस ये थी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 आपका ये था कि वहाँ पे 90 डिग्री के भी बॉन्ड एंगल है, वहाँ पे 120 डिग्री के भी बॉन्ड एंगल है। तो तुमने बोला हाँ sp3d में तो रहते हैं, उसमें आपको की कौन सी बड़ी बात है, ओके। फिर तुमने ऑब्जर्वेशन नंबर 2 किया कि यहाँ पे 2 टाइप की बॉन्ड्स हैं, 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एक को आप कहते हो एक्शियल, एक को आप कहते हो इक्वेटोरियल। तुम्हें लगेगा मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन अच्छा ये सारी बातचीत हो गई। लेकिन बाद में एंट्री ली NMR ने, अभी जिस NMR की मैं बात कर रही थी, बेस्ट है ये चीज़ अभी तक। अब आई NMR ने यही प्रोसेस रिपीट की, बोलती है रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ करके कि आप लोगों का कौन क्या है, कैसा क्या है ना। तो NMR जब देखती है तो NMR ये बताती है ऑल 5 बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। वहाँ कोई एक्शियल नहीं है, वहाँ कोई इक्वेटोरियल नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है। जिस NMR मशीन को यूज़ करके ये चीज़ किया गया, ठीक है। NMR का फुल फॉर्म क्या होता है, रुको, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस क्या तो था, मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब तुम बोलोगे कि आपने यूज़ किया, फुल फॉर्म भी याद नहीं है,
ठीक है, क्या तो था, न्यूक्लियर था, आई एम श्योर, न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, उसमें आप जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, उसको रोटेट आरपीएम देते हो उसको। तो जब आपने ये देखा ऑल 5 बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, लोगों ने उसको पूछा रीज़न वाई, समझाइए इस चीज़ को, एक्सप्लेन करिए वाई। तो एनएमआर ने जवाब दिया कि देखिए मेरी टेक्निक तो लेटेस्ट है, बराबर, अब मेरी लेटेस्ट टेक्निक में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ गड़बड़ हो, बराबर। तो अब ज़रूर आपकी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन गलत थी, और भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने गलत सलत पहले सीखी हो, धीरे धीरे करके वो सब भी चीज़ें करेक्ट होंगी फ्यूचर में आने वाली केमिस्ट्री में, आगे आने वाले बच्चे उसको एज अ एक्सेप्शन पढ़ेंगे मे बी। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी एक्शियल और जो वहाँ पे आप लोगों की जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं वो कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली 1200 आरपीएम, आरपीएम मतलब रेट रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, जो भी आप बोलो, 1200 आरपीएम के इसमें एक दूसरे के साथ पोजीशंस क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, मतलब कभी एक्शियल इक्वेटोरियल की जगह, कभी इक्वेटोरियल एक्शियल की जगह, और इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सूडो रोटेशन। PF5 में क्या होता है, सूडो रोटेशन होता है। क्या होता है उसके अंदर, सूडो रोटेशन होता है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो किस पर्टिकुलर PCl5, PBr5, PI5, PF5 में से किस में एक्शियल और आपका इक्वेटोरियल सेम है। तो तुम्हें तो लगेगा नहीं हमारे टीचर ने तो हमको ये पढ़ाया है कि सब में सेम होता है, तो तुम मार दोगे टिक कि हाँ सब में सेम होता है, बट ऐसा नहीं है, PF5 में वो सेम नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब हमें एक पेज और ऐड करना पड़ेगा नोट्स में, इसीलिए मैंने पहले पूरा ज्ञान दे दिया और अब फिर एक्सेप्शन पढ़ा दूँ। तो पहले ही एक्सेप्शन पढ़ा देते तो तुम्हें लगता है ये सब तो एक्सेप्शन ही है। अच्छा अब देखो तुमने क्या देखा, PCl5 जब तक गैसियस स्टेट में था तो कोवैलेंट था, PBr5 जब तक गैसियस स्टेट में था तो कोवैलेंट था, PI5 भी जब तक गैसियस स्टेट में था कोवैलेंट था, और सॉलिड स्टेट में जाने के बाद इन लोगों ने रंग बदल दिया और आयोनिक बन गए, इन लोगों ने रंग बदल दिया और आयोनिक बन गए। लेकिन ठीक है, लेकिन PF5 के ऊपर एक और कमेंट, ठीक है, चाहे ये गैसियस स्टेट में हो, ठीक है, चाहे आप इसको गैस फेज में देखो इन G फेज, ठीक है, और इन S फेज, ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है, रिमेन्स कोवैलेंट। इससे भी एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। आपके बाकी लोग देखो ना, गैसियस में कोवैलेंट है और आपके सॉलिड में आयोनिक हो रहे हैं, लेकिन PF5 बोलता है ना बाबा ना, मैं तो वही हूँ और मैं वही रहूँगा। ठीक है, मैं वही हूँ मैं वही रहूँगा। ये हो गया हम लोगों का, आप लोगों की जानकारी। अब इस ही sp3d हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक और सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना, कौन सा पॉइंट चला रहे थे मैं तो वही भूल गई, पॉइंट नंबर 4 चल रहा था, उसके बाद यहाँ से इस चीज़ को पॉइंट नंबर 5 में कंटिन्यू कर लो, इसको पॉइंट नंबर 6 में कंटिन्यू कर लो, और अब मैं जो बता रही हूँ उसको पॉइंट नंबर 7 में कंटिन्यू कर लेना नोट्स में। ठीक है, तो पहला आ जाएगा अपना रूल्स किसके, फॉर sp3d। पहले पूरा वीडियो देख लो, साथ साथ में नोट्स मत बनाना, क्योंकि मैं बीच बीच में पेजेस ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैं बीच में पेजेस ऐड कर देती हूँ, यानी कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो पेज हम इसका यहाँ का इधर, पूरी जब PDF तुम्हें शेयर की जाएगी उस PDF से नोट्स बनाना, और जल्दी भी बन जाते हैं, वीडियो देख देख के टाइम भी लगता है। ठीक है, अच्छा रूल्स फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये रूल्स वैसे तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग है, बट मैं अभी लिखवा देती हूँ, काम आएंगे स्ट्रक्चर बनाते वक्त। आप लोगों को क्या करना है, जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना हो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना हो, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी LP होंगे, LP मतलब लोन पेयर, और जितने भी डबल बॉन्ड वाले लोग होंगे, ठीक है, वो लोन पेयर वाले लोग और जो डबल बॉन्ड वाले लोग होते हैं उनको आपको क्या देनी है, इक्वेटोरियल पोजीशन देनी है, उनको क्या देनी है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 2, जो आप लोगों के इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होंगे, अब जैसे PF5 है, सॉरी PCl4 और F मान लो, तो मैं तुम्हें बनाने को बोल रही हूँ, तुम्हें पता है फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ज़्यादा, मोर वाला, तो मोर वाले को आपको हमेशा कौन सी पोजीशन देनी है, एक्शियल पोजीशन दोगे, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट साथ में है वो लेस है, तो उसको कौन सी पोजीशन दोगे, इक्वेटोरियल। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं होता है कि आपने PCl5 बोला तो PCl5 में जो Cl5 वो पाँचों सेम है, कल को मेरी इमेजिनेशन बोलेगी कि मैं PCl3F2 बनाऊंगी, लो तब तो ये दोनों अलग हो गए, फिर तो वो भी एक केस बन सकता है। ठीक है, ये भी आपका एक केस बन सकता है। ठीक है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है।
बिकॉज sp3id हाइब्रिडाइजेशन में काफ़ी सारे एक्सेप्शंस वगैरह हैं, तो वो तुम लोगों को याद करना है। और ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये वीबीटी ने नहीं बनाए, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये VSEPR द्वारा बनाए गए ये रूल्स हैं। ठीक है, आपके जो लोन पेयर्स हैं उनको आप इक्विटोरियल पोजीशन दोगे, एक्शियल नहीं दोगे, याद रखना। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एक्शियल में रहेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को, ठीक है, रिक्वायर मोर स्पेस, डबल बॉन्ड को ज़्यादा स्पेस लगती है, ठीक है, रिक्वायर मोर स्पेस, इनको ज़्यादा स्पेस लगती है रहने के लिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, पाई बॉन्डिंग करते हैं ना, तो इनको आप लोग इक्विटोरियल में रखोगे। ठीक है, बराबर है। अच्छा चलो, अब हम लोग आगे जानते हैं, हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों की नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 में। क्या sp3d2 में मुझे तुम्हें कुछ खास बताने की ज़रूरत है? कुछ भी नहीं। sp3d2 एक स्क्वायर प्लेन के जैसा होता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर, उसके नीचे परपेंडिकुलर, वहाँ पे कोई एक्शियल और कोई आप लोगों की क्या नहीं होती, पोजीशंस नहीं होती। तो अपन वो लिख लेते हैं पॉइंट में, इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नहीं तो कई लोगों को एक गलत फहमी भी होती है कि जैसे परपेंडिकुलर आया मतलब एक्शियल और इक्विटोरियल बना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो नीचे एक स्क्वायर है, ऊपर परपेंडिकुलर, नीचे परपेंडिकुलर, स्क्वायर के चारों एंगल 90, परपेंडिकुलर के भी एंगल 90, तो डिफरेंस ही क्या है? ठीक है। अच्छा, इन sp3d2 नो एक्शियल नो इक्विटोरियल, ठीक है, ये याद रखना, कोई एक्शियल नहीं, कोई इक्विटोरियल नहीं, सब बराबर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास इसमें सब पॉइंट्स, इफ देयर इज वन लोन पेयर, अब आपको लोन पेयर बनाना है, इफ देयर इज वन लोन पेयर, वन LP, शो इट एनीवेयर, शो इट एनीवेयर, उसे कहीं भी बना दो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ, एग्जाम्पल यानी कि आपके पास जैसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, सेंट्रल A होगा, इधर A होगा, इधर B होगा, इधर B होगा, इधर B होगा, इधर B होगा, B होगा, और होगा यहाँ लोन पेयर। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ऐसा डायग्राम बनाया तो तुम भी ऐसे ही बनाओ, तुम ऐसा बना लो, यहाँ B दे दो, यहाँ B दे दो, यहाँ B दे दो, यहाँ पे B दे दो, यहाँ पे B दे दो, लेकिन तुमने बोला मैं लोन पेयर यहाँ बनाऊंगा, अब श्रेयन बोलता है मैं यहाँ बनाऊंगा। अरे जहाँ बनाना है बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोगों के पास इफ देयर आर 2 लोन पेयर्स, लेकिन अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं कितने लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है, मैक्सिमम 2 ही लोन पेयर यहाँ पे हो सकते हैं, देन दे विल बी इन ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट, दे विल बी इन ट्रांसपोजिशन। कैसी पोजिशन पे होंगे? ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है एक दूसरे से 180 डिग्री के डिस्टेंस पे वो लोग मतलब पोजिशन पे रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने A लिया और अगर मैं यहाँ B ले रही हूँ, यहाँ मैं एक लोन पेयर ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं एक और लोन पेयर ले लेती हूँ, चलो देखो ऐसा कर लेती हूँ, ये ऐसा, तो इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन, एक दूसरे के अपोजिट, इसे भी कहेंगे ट्रांसपोजिशन, ये भी एक ट्रांसपोजिशन है, ये भी एक ट्रांसपोजिशन है, और ये भी एक ट्रांसपोजिशन, मतलब डायगोनल, समझ गए, इसे कहते हैं डायगोनल मतलब ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अपोजिट चीजें, ये करेक्ट है। लेकिन अगर तुमने मुझसे बोला कि नहीं मैडम अपन ऐसा बनाएंगे, इधर पे और ये इधर पे, और तो ये गलत है, तो कल को स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के भी ऑप्शन आ सकते हैं इस रूल के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है रूल बनाने का। ठीक है, ये सही तरीका होता है क्या चीज़ करने का, रूल बनाने का। बस इससे ज़्यादा तुमको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांस यानी कि एक दूसरे से कितने पे 180 के उस पे रहने को होना ये लोग। ठीक है, कितने पे होने को होना, 180 पे ये लोग रहने को होना, बराबर है। बाकी हम लोग स्ट्रक्चर्स ही बनाएंगे, मैं कल का जो क्लास लूँगी, कल की जो वीडियो लूँगी, उसमें हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, एकदम भर के स्ट्रक्चर बनाएंगे, तुम्हें बहुत खुशी होगी स्ट्रक्चर देखकर। अब इसी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का एक और मस्त सा अपन एग्जाम पार्ट लेते हैं। ICl3 अगर मैंने आपको ड्रॉ करने को कहा, आप ICl3 कैसे ड्रॉ करोगे? तुम बोलोगे उसमें क्या है बताओ, तो तुम बोलोगे ये लो मैडम I, इधर पे Cl, इधर पे Cl, रफ डायग्राम बना रहे हैं। हाँ, ये लो, ये बन गया ICl3। मैं पूछूंगी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तुम बोलोगे क्या बातें कर रहे हो, sp3d2। कैसे sp3d2? 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 5। अच्छा रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ सॉरी, sp3d, आई एम सॉरी। ठीक है, sp3d, इसको मैं मिटा ही देती हूँ ना, गलत लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या कहा था मैंने, 3 प्लस, हाँ 5 हो जाएगा, तो 5 यानी कि sp3d। लेकिन ये जो ICl3 है, ये ICl3 कौन से फिजिकल स्टेट में है? गैस।
अब अगर यही ICl3 सॉलिड स्टेट में होता तो ICl3 सॉलिड स्टेट में फॉर्म डाइमर, क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब होता है दो सेम यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो गए। अब ये कैसे ज्वाइन होते हैं, ऐसे। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं, जितने फैक्ट्स ऐसे बटोर सकते हो, जितने मुझे करंटली याद आ रहे हैं मैं बताती जा रही हूँ। हो सकता है मुझे आगे और याद आ जाए, मैं वो भी बताती जाऊँगी, या हो सकता है तुम कल को शीट वीट रीड करो तुम्हें याद आ जाए, ठीक है, या उस शीट में आपको कुछ और दिख जाए। कल को दोस्तों से बातचीत करते वक्त भी पता चल जाते हैं कुछ कुछ फैक्ट्स, अच्छा ये तो मेरी शीट में नहीं था ट्यूशन की, तेरी शीट में है, उस तरीके से भी बातचीत पता चल जाती है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। इस तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। अच्छा, तो ये हो गए। इसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक। तुम्हें लग रहा है कि एक बॉन्ड कोवैलेंट है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये बन गया आपका ICl3 सॉलिड स्टेट में, ये डाइमर बना लेता है। अब ये महाशय सॉलिड स्टेट में डाइमर बना लिए और आप चले पूछने कि लाओ भैया लाओ दिखाओ करके तुम्हारा हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो तुमने बोला चलो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो गिनो कितना कितना आता है, कैसा कैसा आता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या करोगे, स्ट्रक्चर तो आपको मैंने दे दिया है, अब आगे। अच्छा, तो ऐसे में अब यहाँ पे जो ये आई नामक प्राणी है, दिस आई नामक फॉर्म प्राणी विल फॉर्म व्हाट, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। ये क्या बनाएगा आप लोगों की, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है ये sp3d2। ये तुम लोगों को, आप लोगों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस, इसमें ब्रिज बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ब्रिज बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। अब ब्रिज बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोगों की ब्रिज बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, तो ये एक आप लोगों के पास आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम लोग देख लेंगे बाद में जब ब्रिज बॉन्डिंग का टॉपिक आएगा तब। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, आखिरी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप लोगों की, अच्छा एक और चीज़ बतानी थी, ये आप लोगों का येलो कलर का होता है, ठीक है। और ऊपर से ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, मतलब जैसे अगर आपकी कॉपी है, कॉपी एक प्लेन है, तो उस प्लेन में कोई भी Cl उस प्लेन के अबोव या उस प्लेन के बिलो, ठीक है, आप लोगों के लाई नहीं करता है। ये जो क्लोरीन है ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये आपके नॉर्मल, ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड्स हैं। लेकिन, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों के ब्रिज बॉन्ड्स हैं, ये आप लोगों के ब्रिज बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे एरो दे देते हैं, ब्रिज बॉन्ड कैसे बनाते हैं ये पढ़ोगे तुम, ठीक है। ये जो आजू बाजू के कॉर्नर वाले हैं, ठीक है, ये सिग्मा है, लेकिन वो जो बीच वाले हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, ये आप लोगों के कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बराबर। ये इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद अब अगर इसी I2Cl6 को, इसी I2Cl6 को अगर तुमने क्या कर दिया, किसी एक्वस फेज में डाल दिया, अगर इसी आपने I2Cl6 को किसी एक्वस में डाल दिया, तो पानी में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये तो टूट जाएगा। पानी में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। तो पानी में जाने के बाद ये टूट जाता है और अगेन इसके अंदर से दो चीज़ें पैदा होती हैं, जैसे अभी आपके PCl5 में से हुई थी। एक होता है ICl4 नेगेटिव और दूसरा होता है आप लोगों का ICl2 पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली ICl4 नेगेटिव यानी कि स्क्वायर प्लेनर, और जो ICl2 पॉजिटिव बना यानी कि बेंट, ये ऐसे। तो अभी जो मैं चीज़ें तुम्हें बता रही हूँ ये कोई सिखाने वाली चीज़ें नहीं बता रही हूँ, मैं तुम्हें सारे के सारे क्या बता रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ। कोई भी मैंने अभी ऐसी चीज़ नहीं बोली जिस चीज़ में कोई लॉजिक हो, कोई लॉजिक नहीं आज की, बल्कि तुम ये कह सकते हो पूरी क्लास में कोई लॉजिक नहीं है। बस क्या ऑन कैसा है क्या है वो आपको रटना है। मैंने पर क्लास की स्टार्टिंग में ही कह दिया था वो चीज़ रटनी है, ठीक है, वो आपको रटना है। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं होती है, ठीक है, बट मैंने उसको तुम्हें बता दिया है, बराबर। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, बस उसके लिए उतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और उसके अलावा अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डेड तुम लोगों को मुझे और जानकारी देनी होगी तो मैं वो दे दूँगी, लेकिन फ़िलहाल इतनी जानकारी तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे डाउट पे, जो तुम लोगों ने डाउट्स भेजे थे उस पर भी बातचीत करते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है, रुको 2 मिनट, एक चीज़ थी जो मैं तुम्हें लिखाना भूल गई हूँ। चलो लिखाना नहीं भूल गए, अपन इसको प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है,
अभी जो उतना पढ़ाया उसी के पढ़ाई लिखाई के बेसिस का ये रूल है। क्वेश्चन दिया है आपको मैंने तुमसे ये बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PF2 BR2। पेपर में कभी ड्रॉ करने को नहीं आएगा, बट तुम समझ लेना कि ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब तुम अपनी मर्जी से बोलोगे कि मैं कहीं पे भी फ्लोरीन लगा दूँ, कहीं पे भी ब्रोमीन लगा दूँ, चलेगा? नहीं चलेगा। रूल्स, अब रूल्स यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लोरीन ये आप लोगों का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है, ठीक है, और ये आप लोगों का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है। और यहाँ पे जो ये आपका पूरा है ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन का गेम है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ होती हैं उन्हें अपन लोग कहाँ रखते हैं, ये एक्शियल पोजीशन पे, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं उन्हें कहाँ रखते हैं, इस तरीके से हम लोग इक्वेटोरियल पे। तो कल को ऐसा क्वेश्चन आ सकता था कि आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्ट्रक्चर, है ना, तो ये भी आ सकता है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, बाय ऐसा क्यों किया, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी मैं बोल रही हूँ, तुम यहाँ पे रीज़न अपनी भाषा में लिख लेना, मैं लिख नहीं रही हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो क्या करेगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से उसको कैसा रखते हैं अपन, दूर, क्योंकि फ्लोरीन की पोजीशन दूर रहती है, तो दूर रहने से वो क्या होता है, उसके जो पुल है जिससे वो खींच सकता है ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन का, वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, उससे वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आप लोगों का कम हो जाता है। इसीलिए ये इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे सकता है। हम लोग कल की क्लास में पूरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले ही सवाल करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल के दिखाऊंगी, ताकि तुम्हें पता चले कैसे करेक्ट स्ट्रक्चर बनाने हैं, और ताकि तुम्हें पता चले कि किस तरीके से आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तुम्हें उतना बता दिया, ये काफ़ी है। अच्छा, उसके अलावा एक और नोट है, ये भी ध्यान में आ रहा है, पॉइंट नंबर 10। ये नोट जो है आप लोगों की sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। देखो XeF6 अगर मैं आपको ड्रॉ करने को बोलूँ तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, अभी रैंडमली कैसे भी ड्रॉ कर लो, कल हम लोग करेक्ट तरीके से ड्रॉ करना सीखेंगे क्या, सिखा तो दिए हैं, अब तुम्हें ही ड्रॉ करना है, लेकिन जब तक एक बार बता नहीं दूंगी तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, है ना। बताओ क्या है हाइब्रिडाइजेशन, तुम बोल रहे हो उसमें क्या पूछने लायक बात है, सिंपली है sp3d3 है। sp3d3 तब है बाबू जब गैशियस फेज में हो। अगर यही XeF6 आप लोगों का सॉलिड स्टेट में आप अगर ले लो ना, तो इसी XeF6 का सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 की जगह sp3d2 हो जाता है। ये एक और जीके फैक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जीके फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जीके फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं कि आओ जीके फैक्ट्स हम मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किए, जीके फैक्ट्स क्या कर लिए, आप लोगों के इकट्ठा कर लिए। तो ये इतने जीके फैक्ट्स आपके पास थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बॉन्डिंग को लेकर। अब मैं तुम्हें सिखा देती हूँ कि बॉन्डिंग क्या है। अच्छा, अब तुम्हें डाउट आएगा कि हमें सॉलिड और गैशियस स्टेट में हम कैसे याद करें। आज रात तक तुम्हारे पास शीट आ जाएगी, मैं सर को कब से दे के रखी हूँ यार, उन्होंने दिया नहीं है, आज आ जाएगी। उसमें तुम्हारे पास एक चार्ट है, कौन से पेज नंबर पे, 24 पेज नंबर पे एक चार्ट है। उस पेज नंबर 24 पे एक चार्ट है, और उस चार्ट में आपको बहुत सारे गैशियस फिजिकल स्टेट्स वगैरह दिए हैं, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं हम हमारे क्लास के नेक्स्ट पार्ट में। देखो कई किताबों में या कोचिंग के नोट्स में आप इस चीज़ को ऐसा पाओगे कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। रुको, तो क्वेश्चन से आज के तुम्हें करने हैं, कहाँ गया, हाँ देखो, वो लोग इस चीज़ को ना इस तरीके से लिखते हैं। देखिए क्या मैं बता रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन। वो क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को कंसिडर करते हैं सेंट्रल एटम Ca को A, सिग्मा बॉन्ड को B, और लोन पेयर को L। मैं भी ऐसे ही कंसिडर करती थी 11th में, इसीलिए। अब होता कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, लोन पेयर है क्या कोई ना, तो वो लोग इसको लिखेंगे क्या, AB2L, L तो है ही नहीं, तो AB2, उसको वो क्या लिखेंगे, A, सेंट्रल एटम तो होगा ही, बॉन्ड पेयर एक ही है, लोन पेयर एक है, ABL, ये ऐसे, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम एक है, लोन पेयर कितने हैं, 0, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, AB3 टाइप। यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे वो लोग, इसको ऐसा लिखेंगे AB2L। तो ऐसे कल को कोई नोटेशन यूज़ करे, ABL की जगह XYZ हो सकता है, PQR हो सकता है, वो मेंशन करेगा किसका क्या मीनिंग है। तो मान लेते कल को कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, जो कि नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है, बट फिर भी बता दी ये जानकारी। मान लेते किसी ने तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन क्रिएट करके दे दिया कि इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो देन उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो
मैं अभी ए बी और एल के टर्म्स में ही बताती हूँ, A B3L2, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब वहाँ हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने वाला आपको क्या कर दे, चीज़ों को घुमा दे, ट्विस्ट कर दे, कि ए को ए ना लिखते हुए पी लिख दे, क्यू लिख दे, आर लिख दे, बस, और कुछ नहीं करेगा, इससे ज़्यादा वो कर भी नहीं सकता। अब जो श्रेयन वगैरह लोगों के डाउट्स थे कि बॉन्डिंग आखिर होती कैसे है, वो मैं बताती हूँ। कुछ स्ट्रक्चर्स के बताऊंगी, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की हम लोगों को नीड नहीं है। लेकिन सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन का रूल, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही बनते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनते, ठीक है। क्या नहीं होते, पाई बॉन्ड नहीं बनते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को मैंने कहा कि आपको BeF2 समझाओ मुझे, किसके बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, कि BeF2 कैसे बना। तो देखो, पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो सेंट्रल एटम का, उसके ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p खाली रहता है, ठीक है। अब उसी के नीचे में आप उसका डब्बा कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दो। तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बॉन्डिंग में सिर्फ आउटर वाले पार्टिसिपेट करते, तो आउटर बनाओ, सिर्फ पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रहा आपका 2s, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब रही बात 2p, 2p में कितने पार्टीशंस होते हैं, 2p में 3 पार्टीशंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अब BeF2 में आपको साफ साफ लेविस के हिसाब से दिख रहा है कि 2 बॉन्ड बने, और कोवैलेंसी कहती है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड उतने ही बनेंगे। तो इसका मतलब अगर ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम रहता तो वो तो कभी बॉन्ड बना ही नहीं पाता, तो फिर बेरिलियम में रहता। तो इसका मतलब अगर BeF2 बना है तो ज़रूर ये इलेक्ट्रॉन जो है 2s से निकल के कहाँ गया होगा, 2p में गया होगा, तभी तो बॉन्ड बना है, बराबर। तो यानी कि Be की एक्साइटेड स्टेट हमने लिख दी। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, 2s के पास रहेगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो डब्बा वाली फैमिली है, इन डब्बा फैमिलीज के पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, आपको किसके साथ बॉन्ड बनाना है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं, सेंट्रली जो बॉन्डेड होते हैं, जो जुड़ते हैं, उन जुड़ने वाले एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक्साइटेड में हम लिखते ही क्यों हैं, क्योंकि उसको मल्टीपल लोगों के साथ बॉन्ड बनाना होता है, इसीलिए। तो आपने एक फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, एक फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आपने कितना पाया, 1s2 2s2 और 2p कितना, 2p7 की 2p5, 2p5, ठीक है, कितना आएगा 2p5। तो अभी इसका डब्बा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, डब्बे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये 2s है, इस डब्बे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये आपका 2p5 है, यानी कि इधर दो इधर दो इधर दो इधर दो, इसके पास एक, तो ये वाला जाएगा किसके पास जाएगा, आप लोगों के हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। वैसे ही एक और फ्लोरीन होगा, उस फ्लोरीन में भी ऐसा एक और आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी जाएगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से 2 बॉन्ड बनेंगे। अब इसको हम शो कैसे करेंगे, बॉन्ड बनने से पहले ये दोनों मिक्स होंगे, ठीक है, ये दोनों मिक्स होंगे या फिर क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जब एक S और जब एक P आपस में मिक्स होता है, तो मिक्स होने के बाद उनका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये छोटा लोब किसका है, छोटा लोब वो बाजू वाले का है, मेरे डायग्राम स्किल्स पुअर है यहाँ, ये जितना आपको दिख रहा है, 2 मिनट, हाँ, ये आपको जैसा दिख रहा है टेढ़ा नीचे जाते हुए, अच्छा मिट गया है वो, चलो मैं वापस बना लेती हूँ। ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा, ये पहले वाले का लोब दूसरे वाले के अंदर घुस गया, दूसरे वाले का लोब पहले वाले के अंदर घुस गया। हाइब्रिड छोटे बड़े नहीं है, दोनों सेम है, ड्राइंग स्किल्स आर पुअर। ये है आप लोगों का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बेरिलियम ने क्या किया, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार किया। अब यही बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बड़े अपने बिगर लोब से बॉन्डिंग करेगा। कैसे, किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, फ्लोरीन के 2p के साथ, फ्लोरीन के 2p के साथ। बोलो फ्लोरीन का 2p कैसा दिखता होगा, 2p के जैसा दिखता होगा, और कैसा दिखेगा, तो ये रहा फ्लोरीन का 2p, येलो कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें लोब बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, सेंट्रल एटम करता है। और वैसे ही दूसरा फ्लोरीन भी इस बड़े वाले आर्म के साथ आएगा, बॉन्डिंग कर लेगा। और ये जो कॉमन एरिया आपको दिख रहा है, इसी कॉमन एरिया को अपन बॉन्ड कहते हैं।
ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। तो फ्लोरीन ने अपना क्या दिया, फ्लोरीन ने अपना 2p दिया, बराबर। और बेरिलियम ने अपना क्या दिया, sp दिया। तो यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया, बराबर, sp दिया। तो इसका मतलब BeF2 के केस में जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2p है। क्या नाम है उस सिग्मा बॉन्ड का, sp2p। क्या नाम है उसका, sp2p। क्या नाम है उसका, sp2p। और वैसे ही ये भी वही होगा, sp2p, बराबर। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो क्या है आप लोगों का। आपके पास है CO2, ये श्रेयन का डाउट आया था CO2 का। फिर एक मैं एसिटिलीन का मैं भी बता दूंगी, बट CO2 पहले डिस्कस करते हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए ग्राउंड स्टेट में, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p कितना, 2p कितना, 2p2, खत्म कहानी। डब्बा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। डब्बे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड चैप्टर से करवा रही हूँ मैं सारा काम। उसके बाद 2p2, एक डब्बा, 2 डब्बा, यहाँ पे 2p, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन, बराबर। रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कोई रूल मैंने वायलेट नहीं किया। अभी CO2 में हमको पता है, वी नो दैट, ठीक है। हम लोग नए स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे हैं, लेविस ने सारे स्ट्रक्चर्स दे दिए। वो स्ट्रक्चर्स का लेकिन डेटा मैच नहीं कर रहा था एक्चुअल डेटा से। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट कि CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ऐसा, जिसमें मुझे दिख रहा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड स्टेट को देखूं तो ग्राउंड स्टेट में तो मात्र 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। देखो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और क्योंकि उसके पास मात्र 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर तो उसको 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे। बट CO2 तो 2 बॉन्ड से ज़्यादा बना रहा है, बराबर। CO2 तो क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड से ज़्यादा बना रहा है। तो अगर CO2 2 बॉन्ड से ज़्यादा बना रहा है तो ज़रूर कार्बन अपनी कौन सी स्टेट में गया होगा, एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसने अपने यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया। ऐसा कर देने से क्या हो गया, यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप लोगों का कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप लोगों के 3 इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसे आप बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4, तो अब वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। लेकिन पहला क्वेश्चन, क्या ये चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सोचो, क्या ये चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सोचिए, करेंगे कि नहीं करेंगे, तुम्हें क्या लगता है। तो तुम बोलोगे, कई लोग बोलेंगे कि हाँ करेंगे, और कई लोग बोलेंगे कि नहीं करेंगे, कई बोलेंगे कि क्यों करेंगे। तो उसमें ये बात आप याद रखिए, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशंस के नहीं बनते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन से बन सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है, ये 2 सिग्मा है और ये 2 पाए, यानी कि उसको सिर्फ 2 ही सिग्मा बनाना है, उसको 4 बॉन्ड नहीं बनाने हैं, उसको मात्र 2 सिग्मा बनाने हैं। तो 2 सिग्मा बनाने के लिए उसको सिर्फ 2 ही लोगों को मिक्स करने की आवश्यकता है, ठीक है, उसको सिर्फ 2 ही लोगों को मिक्स करने की आवश्यकता है। और जो ये 2 पाए बॉन्ड बन रहे हैं, ये 2 पाए बॉन्ड जरूर कौन बनाता है, एस तो कभी पाए नहीं बनाता ना, तो जरूर 2 पाए बना रहे होंगे, पी बना रहे होंगे। इसका मतलब कि इन टोटल चारों की मिक्सिंग ना होगी, इनमें से सिर्फ ये दोनों मिक्स होंगे, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, कि यही दोनों को मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाया, क्योंकि 2 सिग्मा थे बस, और ये दोनों विदाउट हाइब्रिडाइजेशन वाले रहेंगे, ठीक है। चाहो तो तुम PX को के बजाय PZ ले लेते, लेकिन अभी अब मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि PX PY PZ में से किसी को कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तीनों इक्विवेलेंट है। अब क्या होगा बताओ, S और P हाइब्रिडाइज होने गए। जब S और P हाइब्रिडाइज हो गए, उन्होंने अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार किया, तो उनका हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखता होगा, उनका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा दिखता होगा, ये बड़ा सा लोब, ये बाजू में भी एक बड़ा सा लोब, इसके अंदर छोटका लोब, इसके अंदर छुटका लोब, ठीक है, ऐसा दिखता होगा। ये कौन है, ये कौन है, ये कार्बन है, ये मेरा कार्बन है, C फॉर कार्बन, ये मेरा कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन को सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन खुद क्या होता है, 1s2 2s2 2p कितना, 4, मतलब कार्बन का 2p आएगा। तो ले आते हैं कार्बन के 2p को, लो p कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये आया कार्बन का 2p, सॉरी ऑक्सीजन का 2p, बोलता है कि ये बीच में मैं O बना रही हूँ, ठीक है, रहने दो बाबा, नहीं बनाती,
ठीक है, ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का है। वैसे ही इधर बाजू से भी आपके ऑक्सीजन का O आया, ये इसने आके यहाँ से बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन के 2p का और आपके sp का, ऑक्सीजन के 2p का और आपके sp का सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड किधर है? पाई बॉन्ड किधर है? पाई बॉन्ड भी तो बनाने हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे? कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल भी तो पड़े हुए हैं, py और pz। तो p ऑर्बिटल कहाँ होंगे? वो परपेंडिकुलर होंगे। बनाओ, बनाते हैं। उसमें क्या है, एक p ऑर्बिटल को मैंने ऐसे बना लिया, ये रहा मेरा एक p ऑर्बिटल। और जो pz कहाँ जाएगा? pz भी तो शो करना है। तो pz को मैं, pz तुम्हारे मोबाइल से बाहर की तरफ आ रहा होगा। अब वो 3D तो अपन बना नहीं सकते, तो 3D क्योंकि नहीं बना सकते तो उस चीज़ को थोड़ा ऐसा आड़े में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ योर py एंड दिस इज़ योर pz। ठीक है, px कहाँ है? px कहीं नहीं है, क्योंकि 2s और px आपस में मिक्स हो गए और sp बना लिए। अच्छा, वैसे ही जो O है, O का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा नहीं था अच्छे से, डब्बा वाला मैं लिख देती हूँ। ये 2s है, ये 2p4 है। अब 2p4 में आप लोगों का ये px है, py है और ये pz है। तो ये px में क्या आएगा? इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब हुआ क्या? अब हुआ क्या बोलो? हुआ ये कि ये py तो मान लेते हैं, अब ये pz मान लेते हैं। एक मिनट, हाँ, ये 2pz आप लोगों का सिग्मा बनाने में चला गया था। sp के साथ 2pz कहाँ चला गया? सिग्मा बनाने। मैंने 2pz को ही क्यों भेजा सिग्मा बनाने? बताओ, मैंने इस लेफ्ट साइड में 2pz को ही क्यों भेजा सिग्मा बनाने? अगर तुम z x y मेंशन नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा डाउट है, इससे पहले मैं बता देती हूँ। मैंने लेफ्ट साइड में 2pz को क्यों भेजा बताइए? क्योंकि मैं अगर 2pz को भेज रही हूँ, इसका मतलब मेरे पास मेरा py खाली पड़ा हुआ है। इसका मतलब मेरे पास मेरा py क्या पड़ा है? खाली पड़ा हुआ है। तो ये मेरा py खाली पड़ा है। खाली पड़ा है मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से ये लोग आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और राइट साइड में, राइट साइड में क्या होना चाहिए? ये ज़रूर क्या रहा होगा? ये ज़रूर 2py रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 2py है मतलब ऊपर में कौन खाली पड़ा है? pz खाली पड़ा है। क्यों? pz से मुझे क्या मतलब? ताकि pz आपस में बॉन्ड बना ले। ये ऐसा, ये इस तरीके से। आपको कभी px py pz मेंशन करने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि इस CO2 के स्ट्रक्चर में 2 सिग्मा बॉन्ड है, और वो जो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं आप लोगों के पास, उनमें से 2 सिग्मा बॉन्ड कैसे हैं? sp2p वाले हैं। ठीक है, उनका नाम है। 2 पाई बॉन्ड है, और वो कौन से बॉन्ड है? p पाई बॉन्ड है। पाई अपन क्यों लिखते हैं? ताकि समझ में आए कि वो पाई बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए लिखते हैं। बस यही डाउट्स थे आई थिंक तुम लोगों के पूरे। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ, और तो कुछ बताने लायक बच नहीं गया। एक और चीज़ है, छोटा सा फॉर्मूला है वो, उसको अपन नोट्स में लिख लेते हैं। ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं रहेगा, बट उसको लिख के रख लेते हैं कहीं भी। रुको, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का एक छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट हो सकता है कभी कभार तुम्हें शायद मे बी इसका उपयोग पड़ जाए। फॉर्मूला देखो ये है। कल को मान लेते हैं आपको मैं पूछूं कि आप लोगों के पास AB2, ठीक है, आप लोगों के पास कल को मान लेते हैं AB2 जैसी कोई चीज़ आ गई। AB2 समझते हो? A फॉर सेंट्रल एटम, B फॉर 2 बॉन्ड पेयर्स। अभी अभी बताया था ना पीछे, A फॉर सेंट्रल एटम और B फॉर क्या? बॉन्ड पेयर्स। और आपको कोई पूछे कि बताओ फाइंड ग्रुप नंबर ऑफ दैट सेंट्रल एटम। अब आपको ए फॉर एप्पल से आप क्या समझोगे कि कौन सा ग्रुप नंबर होना चाहिए उसका? फिर आप क्या करोगे? अब आपको ग्रुप नंबर ढूंढना है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखो, ग्रुप नंबर निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन इसे ग्रुप नंबर आप किसका पता लगा सकते हो? सेंट्रल एटम का। किसका पता लगा सकते हो? सेंट्रल एटम का। ठीक है, किसका पता लगा सकते हो? सेंट्रल का, और किसी का नहीं पता लगा सकते। ठीक है, देखो +10 ये लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? +10। अच्छा, और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या आएगी आप लोगों के पास? 2 टाइम्स क्या? 2 टाइम्स क्या? 2 टाइम्स आप लोगों के पास आ जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। खत्म। और बॉन्ड पेयर में भी आपको सिर्फ सिग्मा को इम्पोर्टेंस देनी है, पाई को नहीं देनी। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस 10।
तो अगर मान लेते हैं कोई AB2 टाइप का है, L लिखा होता तो L फॉर लोन पेयर होता। अब L तो लिखा नहीं है तो इसका मतलब लोन पेयर है नहीं। तो अगर मुझे कोई इस A का ग्रुप नंबर बताएगा तो मैं बोलूँगी बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, मैं बोलूँगी 2 सिग्मा बॉन्ड है, उसका डबल यानी कि 4, 0 लोन प्लेयर प्लस 10 यानी कि ये कौन है 14 का है। देखो CO2 होता है कि नहीं 14 में, कार्बन होता है ना। फिर तो ये आपकी एक टेक्निक है जो आपके काम आ सकती है मे बी इन सम रेयर केसेस। ठीक है, अच्छा एक और जीके फैक्ट है, मेरे पास जगह तो बची नहीं है जीके फैक्ट लिखने की। उस जीके फैक्ट को यहाँ पे अपन कंजूसों की भांति लिख लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ लिख लेने से। अब वो ये है कि आप लोगों के पास जैसे यहाँ पे AB नहीं रुको रुको, इसको मैं नीचे कर देती हूँ, अच्छे से डिस्क्राइब करके कर देते हैं, इसको नीचे में आते हैं अपन। ठीक है, तो चलो इससे मतलब ये 2 एग्जाम्पल से तुम्हें कम से कम ये तो समझ में आया ना कि आप लोगों का CO2 कैसे बनता है और आप लोगों का क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, क्या बोल रही थी मैं, हाँ BeCl2 कैसे बनता है, कम से कम ये तो तुम्हें पता चल गया। अब मान लेते हैं ये तुम्हारा काम है, ठीक है, ये तुम्हारा काम है, ये स्ट्रक्चर एसिटिलीन ये कैसे बनता है ये तुम पता लगाओगे। कुछ पता लगाने लायक चीज़ नहीं है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिर्फ मुझे इसकी इमेज भेजना, PDF मत बनाना। ठीक है, PDF मत बनाना, सिर्फ इमेज भेजना। और जो इमेज भेजोगे उसके नीचे ये लिखोगे कि किसके बीच में मतलब SP ओवरलैपिंग है, कहाँ SPS ओवरलैपिंग है, मतलब कौन सी बॉन्ड में कौन से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना SP पाई। अच्छा आप कौन से P पाई 2P पाई ये भी मेंशन करना। ठीक है, सिर्फ उतना ही मेंशन मत कर देना। अच्छा अब नेक्स्ट में आते हैं, लेट्स से आपको किसी ने BF3 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने को कहा। तो जो बोरॉन होता है वो क्या होता है 1s2 2s2 और उसके बाद क्या आ जाता है 2p1। अच्छा यानी कि यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 1, ये उसका ग्राउंड स्टेट। अगर मैं इसी चीज़ को एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊँ क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2p2 यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, बराबर हो गया, डन। अच्छा अब आगे क्या करना है आप लोगों को, आगे इस तरीके से आना है। अब ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है यानी कि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे होंगे मतलब ये 3 चीज़ें मिक्स हो रही हैं, बराबर। और अगर ये 3 चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो आपको एक S मिक्स करना है और 2 P मिक्स करना है यानी कि sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है। तो sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखता है, sp का तो हमने देख लिया कि ऐसा दिखता ही ऐसे, sp2 का कैसा दिखता है। तो देखो sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बनाया जाता है, बीच में ऐसी बिंदी, ये इधर एक फूल, बराबर, फूल की पंखड़ी, एक फूल की पंखड़ी इधर में और एक फूल की पंखड़ी इधर में। अब इनके छोटे छोटे लोब्स का है तो इस वाले का छोटा लोब इधर, इस वाले का छोटा लोब इधर और इस वाले का छोटा लोब ये ऐसे, ये होता है आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इसके जो बिगर एंड्स हैं वो बिगर एंड्स किससे कंबाइन होंगे, फ्लोरीन से, 3 फ्लोरीन से। तो जो फ्लोरीन है वो कैसा है, वो फ्लोरीन खुद P शेप का है। ठीक है, फ्लोरीन खुद कैसे शेप का है, P शेप का है। यहाँ बॉन्डिंग हो गई, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस वाले बिगर लोब से भी एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे भी बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे भी एक फ्लोरीन आएगा, ये वहाँ पे भी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, तुम मुझे बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। ये फ्लोरीन का 2p और आपका sp2, यहाँ पे फ्लोरीन का 2p और आपका sp2, ये यानी कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि कल को तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाने को बोला गया होता, 2 मिनट, ये स्ट्रक्चर आपको बनाने को बोला गया है SnCl2 का। अब Sn तो कार्बन वाली फैमिली का है, Sn का जो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, पहले का नहीं लिख रही। अरे यहाँ पे ये 5s है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ पे 5p है और 5p के जो स्टार्टिंग के 2 डब्बे हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और फिर वो चीज़ खाली पड़ी हुई है, बराबर। अब ये चीज़ यहाँ से यहाँ चली जाएगी एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अब ध्यान दो, इस स्ट्रक्चर में तो सिर्फ आपका जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद आप, एक मिनट यार, हाँ, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद आप लोगों के पास टोटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, 4 हो गए, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। बट हमको तो आंखों से दिख रहा है सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए
अगर सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए इसका मतलब सिर्फ 2 ही लोग आपस में मिक्स हुए होंगे, यानी कि ये 2। और अगर यही 2 मिक्स हुए हैं, ठीक है, तो अगर यही 2 मिक्स हुए हैं फिर बताओ अब कैसे, अब ये कैसा काम कर रहा होगा, अब ये कैसी चीज़ें चलेंगी। तो फिर तो ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो क्या ये परपेंडिकुलर होंगे? ना, ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। देखो इसकी मिक्सिंग कुछ इस प्रकार से होती है, इसकी मिक्सिंग कुछ इस प्रकार से होती है। दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। किस में शिफ्ट होते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन्स। इनकी मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार का बनता है। उसको मैं शो इस प्रकार से कर रही हूँ, मतलब एस खाली हो जाता है और एस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वहाँ चले जाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से उसका होता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। अब तुम बोलोगे कि ये तो टोटल 4 थे, यहाँ 6 कैसे हो गए? अरे Cl2 ने तो अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसी दिखती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का लोब होता है, ये बड़ा लोब, इसका ये छोटा लोब, ये एक और बड़ा लोब, और ये इसका एक छोटा लोब। तीसरा लोब क्यों नहीं बनाया आपने? ऊपर तो आपने 3 लोब बनाए थे, यहाँ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो 2 ही लोब बनेंगे, और 2 लोब के साथ 2 क्लोरीन आके जुड़ जाएंगे। जब आपको तीसरे लोब की ज़रूरत ही नहीं है तो तीसरा लोब क्यों बनाना? तीसरे लोब को बना के उसको ऐसा काला काला कर दो जिससे पता चले कि वहाँ पे कौन रह रहा है, लोन पेयर रह रहा है, बराबर। वहाँ पे कौन ले रहा है, लोन पेयर। वैसे ही अगर आप लोगों के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती, मैं नहीं कर रही हूँ अभी पूरा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसा दिखता, सिर्फ वो बना रही हूँ। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से दिखता है, ये ऐसे, ये ऐसा दिखता है, ठीक है, ये उसका दिखता है। जितने लोब बनाने हैं वो ड्रॉ करो, बस खत्म। अगर आपके पास sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होती तो इसका लोब कैसा दिखता, इसका ऐसा दिखता। 5 फूल बनाने, एक ऐसे बना लिया, एक उसके परपेंडिकुलर बना लिया, इसके अंदर छोटा लोब, इसका छोटा लोब इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो बच गए 2 हैं वो 2 कैसे रहेंगे? एक इधर रहेगा ट्राइंगल के फॉर्म में ना, एक इधर रहेगा और एक ऐसा रहेगा, ठीक है। ये इसका छोटा लोब बाहर आ रहा है और इस वाले का छोटा लोब भी बाहर आ गया, इसका छोटा लोब भी बाहर आ गया। जब कोई चीज़ एक दूसरे से 180 पे इंक्लाइंड होती है तभी उनके लोब एक दूसरे के अंदर घुसते हैं। अगर वो एक दूसरे से 180 पे इंक्लाइंड नहीं है इसका मतलब उनके लोब एक दूसरे के अंदर नहीं घुस रहे हैं, ठीक है। तो बस यहीं पे हम हमारी चीज़ें समाप्त करते हैं और कुछ भी नहीं है आपकी हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक में कल हम लोग पहले तो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं बनाती जाऊँगी। कई स्ट्रक्चर्स आप लोग खुद भी बना सकते हो, हमने जो स्ट्रक्चर बनाना सीखा है उसके बेसिस पे। अब कई आप नहीं बना पाओगे तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और उसी के बाद ये तो स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी काम हो गया। क्या कल कोई हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं ड्रैगोज रूल, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? ड्रैगोज रूल, ठीक है। या तो ड्रैगो रूल पढ़ेंगे या तो बेंट रूल पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक। बेंट रूल इज़ नथिंग बट VSEPR थ्योरी। तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि मैं VSEPR थ्योरी पहले पढ़ाऊँगी, यानी कि बेंट रूल हम पहले पढ़ेंगे और ड्रैगोज रूल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का कल का काम रहेगा। फिर आगे ड्रैगो रूल आएगा, बनाना बॉन्डिंग आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अभी अगर तुमने VBT कर ली है तो तुम ये समझो कि तुमने 60% काम कर लिया है। अब जैसे ही हम लोग इसके बाद बेंट रूल पढ़ेंगे, बेंट रूल के बाद ड्रैगो रूल पढ़ेंगे, फिर मैं बनाना बॉन्डिंग को, ब्रिज बॉन्डिंग को छोड़ दूँगी। फिर हम MOT पढ़ेंगे, MOT पढ़ने के बाद फिर सबसे आखिरी में हम बनाना बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ेंगे और फिर डाइपोल मोमेंट पर आएंगे। ये इस तरीके से हमारा ऑर्डर रहेगा, ठीक है। बाकी आयोनिक को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। MOT अच्छी लगेगी।